हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा सर आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगला जो हमारा वीडियो था वह पारिस्थितिकीय एवं पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में दिया गया था। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है, तो दोस्तों सेकंड टॉपिक क्या जो कि पारिस्थितिक तंत्र एवं पारिस्थितिकी के लिए जो वीडियो फर्स्ट वीडियो था उसका जो सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों आज हमारा वह आप लोगों के सामने है। दोस्तों मैं पहले बता दूं कि अगर आप अनुराग एकेडमी में चैनल पे अगर आप अभी नए हैं तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, बल्कि सबसे पहले पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में सफलता मिल सकती है तभी दोस्तों हमारे यूट्यूब अनुराग एकेडमी शिशुआरक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि पर्यावरण समसामयिकी युक्त इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के यहाँ पर संपूर्ण वीडियो को प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों यह भी बता दूं कि सीरीज के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा, आप एक सीरीज के रूप में चाहे जहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तब दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में। दोस्तों एक बात बता दूं कि लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से हमें इतना मोटिवेशन में पता चलता है कि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को कितना पसंद किया है। दोस्तों हमें उत्साह बढ़ जाती है कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को इतना पसंद किया। तो दोस्तों जो अगला वीडियो हम लेके आएंगे तो उसी उत्साह के साथ हमारा कुछ हो सकता है कि चेंजिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर 40+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों मैं बिना देर किए पहले प्रश्न पर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था। दोस्तों यह यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? दोस्तों पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था। तो पारिस्थितिकीय जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों अर्नेस्ट हैकल को ही पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा भी दी गई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो उसमें वातावरण और जीव समुदाय का पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने, देखते हैं कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? दोस्तों रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी संपूर्ण भूमिका होती है? दोस्तों मैं बता दूं कि आपको पता होगा कि विटामिन डी सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है। तो दोस्तों अर्थात ए और विटामिन डी का निर्माण जो होता है संपूर्ण भूमिका उसमें प्रकाश के द्वारा निभाई जाती है। अर्थात विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी संपूर्ण भूमिका निभाई जाती है? तो प्रकाश ही संपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, अल्पदीप्तिकाली पौधे किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ IAS में पूछा गया प्रश्न है कि अल्पदीप्तिकाली पौधे किसे कहते हैं? तो तंबाकू एवं सोयाबीन के पौधे को अल्पदीप्तिकाली पौधे कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने, देखते हैं कौन सा प्रश्न है कि छायाप्रिय पौधे को क्या कहा जाता है? छायाप्रिय पौधे को क्या कहा जाता है? छायाप्रिय पौधे को हेलियोफोबाज के नाम से जाना जाता है, अर्थात हेलियोफोबाज के नाम से जाना जाता है छायाप्रिय पौधे को। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम तापमान कितना होता है? अर्थात एंजाइम का वह सर्वोत्तम तापमान कितना है जिसमें कि वह सबसे अधिक क्रियाशील होता है? तो वह 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच एंजाइम का क्रियाशीलता का सर्वोत्तम तापमान होता है। तो अगला प्रश्न है, किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? दोस्तों किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? तो वह 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, अल्पाइन वृक्ष भारत में किस ऊंचाई पर मिलते हैं? दोस्तों यह यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि अल्पाइन वृक्ष भारत में किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो वह 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं भारत में। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने, देख लेते हैं कि वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? दोस्तों काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो यह जैविकीय क्रिया है। अगला प्रश्न है, अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप
पर रखना क्या कहलाता है? तो वह बसंतीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, मरुदभिद पौधों में प्रायः पत्तियां किसमें बदल जाती हैं? दोस्तों मैं बता दूं कि मरुदभिद पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं दोस्तों, जहां पर पानी की सतह अधिक से अधिक नीचे पाई जाती है, अर्थात वहाँ जहाँ पर मिट्टी नहीं बल्कि रेत अधिक पाई जाती है, जैसे कि रेगिस्तान। तो दोस्तों मरुदभिद पौधों में प्रायः पत्तियां किसमें बदल जाती हैं? तो प्रायः कांटों में बदल जाती हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? दोस्तों आर्द्रता के मापन इकाई को क्या कहते हैं? तो सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में आर्द्रता को मापा जाता है। तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस। काफ़ी दोस्तों को पता होगा कि वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है, जैसा कि हमारे खेतों में या फिर कहीं पे मल मूत्र अगर अधिक से अधिक एकत्रित हो जाते हैं तो वहाँ पर मीथेन गैस निकलती है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? वायुमंडल में आर्गन गैस की 0.93% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों वह कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों के सभी पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है? तो वह ह्यूमस ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों के सभी पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, भारत में अवनालिका चरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों चरण नहीं बल्कि यहाँ पर क्षरण होना चाहिए। भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो वह मालवा का पठार क्षेत्र है, जिसे चंबल घाटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा का पठार, जो कि चंबल घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने देख लेते हैं कि संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान किस देश में स्थित है? दोस्तों संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान किस देश में स्थित है? तो वह चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा क्या कहलाती है? दोस्तों वायु द्वारा उड़कर, ना कि जल के द्वारा बहकर गई मृदा को पूछा गया है। दोस्तों ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा कि वायु द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई गई मृदा को क्या कहा जाता है? उसे वातोड़ अर्थात लोलियन सॉइल के नाम से जाना जाता है, हिंदी में है वातोड़। अगला प्रश्न है, अधोमृदा मृदा के किस स्तर को कहा जाता है? मृदा किस स्तर को कहा जाता है? तो मृदा का जो बी स्तर होता है उसे अधोमृदा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो वह -5% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने देखते हैं, अगला प्रश्न है देख लेते हैं कि सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? दोस्तों सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? वह पीट मृदा है, जो कि सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक ऑक्सीजन किसे कहते हैं? दोस्तों प्राकृतिक ऑक्सीजन, ध्यान से पढ़िएगा कि प्राकृतिक ऑक्सीजन किसे कहा जाता है? तो इंडोल एसिटिक एसिड को प्राकृतिक ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक कौन सा तत्व माना जाता है? दोस्तों वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा माना जाता है? तो वह पोटेशियम, जिसका संकेत होता है कि उसे वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है, देख लेते हैं कि किस मृदा को पौधे जल की सहायता से अपने जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं? वह कौन सी मृदा है जो कि जल की सहायता से पौधे अपने जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं? तो वह मटियार मृदा है, जिसे कि पौधे अपने जड़ की सहायता से, जलों की सहायता से अपने जड़ों में अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? जलाक्रांत से तात्पर्य क्या है? दोस्तों जैसा कि वह ऐसा क्षेत्र हो जहां पर हमेशा जल से भरा हो, वह क्षेत्र जलाक्रांत कहलाता है। तो दोस्तों जलाक्रांत मृदा किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, अर्थात जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो वहां पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, पौधे की वृद्धि तथा मृदा के पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच मान पर होता है? दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा कि पौधों की वृद्धि तथा मृदा के पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच मान पर
होता है तो वह पीएच मान होता है 6.0 से लेकर 7.5 तक। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारे लिए क्या है। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला कण कौन सा होता है, अर्थात सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाली मृदा कौन सी कहलाती है। तो उसे मटियार मृदा के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि सर्वाधिक उर्वरता धारण करने की क्षमता होती है, तो वह मटियार मृदा होती है। अगला प्रश्न है, चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। दोस्तों चूना प्रधान, जैसा कि जिस मिट्टी में चूने पत्थर की अधिकता पाई जाती है, उसमें पौधे जो पाए जाते हैं उसे क्या किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कैल्सिकोल्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उर्वर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है। दोस्तों सर्वाधिक उर्वर मृदा या फिर मिट्टी किस मिट्टी अर्थात मृदा को कहा जाता है, तो वह दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने, देख लेते हैं अगले प्रश्न को भी, कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकीय डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकीय डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अरनीनेस ने 1973 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, श्वसन मूल किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, श्वसन मूल किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है, तो वह मैंग्रोव वनस्पतियों में मिलता है। अगला प्रश्न है, स्तंभ परजीवी किसे कहा जाता है। दोस्तों स्तंभ परजीवी से तात्पर्य क्या है, कि जो कि स्वयं अपना भोजन ना बना के किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी कुछ पौधे पर ऐसा होता है कि आम के पौधे पर कुछ दूसरे पौधे भी उग आते हैं, उसे ही हम लोग मूल प्रकार की दोस्तों परजीवी पौधा कहा जाता है। तो उसका नाम क्या होता है दोस्तों, अमरबेल को परजीवी अर्थात स्तंभ परजीवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने देख लेते हैं दोस्तों, कवक का किसी पौधों की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है। दोस्तों कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है, तो दोस्तों वह माइकोराइजा कहलाता है। अगला प्रश्न है, कीट भक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दोस्तों कीट भक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दोस्तों इसका आंसर सही है कि कीट भक्षी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि वे किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, अर्थात वह अपने द्वार को खोले रहते हैं। जैसे ही उसमें कोई कीट आके बैठता है और अपने द्वार को धीरे धीरे बंद करके स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, आम के वृक्ष का अर्ध तना किसका परजीवी कहलाता है। दोस्तों आम के वृक्ष का अर्ध तना किसका परजीवी कहलाता है, तो वह लोरेंथस का अर्ध परजीवी कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 4 कीट भक्षी पौधे के नाम लिखिए। दोस्तों 4 कीट भक्षी पौधों के नाम दोस्तों मैं बता देता हूं कि नंबर फर्स्ट पे है यूट्रिकुलेरिया, अगला नंबर सेकंड पे है नेपेंथेस, नंबर थर्ड होता है डायोनिया और नंबर चौथा होता है ड्रोसेरा, जो कि 4 पौधे ऐसे हैं जो कि कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। दोस्तों इसमें से एग्जामों में कई बार यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, डायोनिया और ड्रोसेरा एक ही नाम कई बार रिपीट कर लेता है। तो दोस्तों इस चारों नाम को ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगला देख लेते हैं कि जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए ना होकर रहने के लिए होता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा कि जब 2 भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए ना होकर रहने के लिए होता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। दोस्तों उसे अधिपादप कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वह खाद्य अर्थात अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, बल्कि उनके साथ संबंध बनाकर रहने हेतु अपना संबंध स्थापित करते हैं। तो दोस्तों उसे अधिपादप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने देख लेते हैं दोस्तों, तापमान के आधार पर भारत की वनस्पतियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों तापमान के आधार पर भारत की वनस्पतियों को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है दोस्तों उष्ण प्रदेशीय। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर उष्ण लिखा गया, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए कि उष्ण प्रदेशीय। नंबर सेकंड है उप उष्ण प्रदेशीय और नंबर थर्ड है समशीतोष्ण प्रदेशीय और नंबर 4 है अल्पाइन।
यह तापमान के आधार पर भारत की वनस्पतियों को 4 क्षेत्रों में बांटा गया। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि हैशटैग लगा के, स्टार लगा के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों हम लोग उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं कि तापमान के बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर बढ़ती है और इसके घटने पर घटती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर तापमान बढ़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर बढ़ जाती है, और जिस प्रकार तापमान धीरे धीरे अगर कम हो रहा है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्थात उसकी घटना धीरे धीरे घट जाती है। दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जामों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट के रूप में क्या लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। दोस्तों मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है तापमान के अनुसार तो दोस्तों यह घटती बढ़ती रहती है, परंतु दोस्तों मैं बता दूं कि अगर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना है तो दोस्तों सबसे अधिकतम तापमान यही होता है जबकि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न आज यहीं तक रहा। दोस्तों तो मैं बता दूं कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अब यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि आपके अनुसार आपके दोस्तों को भी सफलता मिल सके। दोस्तों मैं बता दूं कि अनुराग एकेडमी चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अनुराग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा जिससे कि मैं कोई भी वीडियो प्रोवाइड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी लोगों का कमेंट हर रोज़ देखता हूं, तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, और अगर कमेंट आएगा तो मैं दोस्तों आपके कमेंट के अनुसार दूसरा वीडियो भी लेके आऊँगा। तो दोस्तों मैं आपसे यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।